आपका ओनली सिविल सेवा में डेट है आज की 19 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो कैंपा फंड के बारे में है। तो कैंपा की फुल फॉर्म हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम कैंपा फंड के बारे में जानेंगे। कैंपा की फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कैंपा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दूसरी बात, कैंपा क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो डिस्कशन हम कर लेते हैं जल्दी से। कैंपा फंड का निर्माण किया गया था वनों उन्मूलन को कम करने के लिए, यानी किस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है फॉरेस्ट एरियाज़ और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है। मान लेते हैं हम ये इंडस्ट्री लगाई गई और इसका कुछ एरियाज़ मान लेते हैं ये वाला पार्ट जो है इसका डिग्रेड हो गया, यानी यहाँ पर जब इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो क्या होगा, वनोन्मूलन होगा। तो इस इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, जो कैंपा फंड बनाया गया है इसमें कुछ फंड जो है इस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसके लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए। मतलब कि वनों उन्मूलन हुआ है तो उसकी जगह दूसरी जगह, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये लैंड एरियाज़ है और इसमें उस पैसे का यूज़ करके यहाँ पर वन डेवलप किए जाएंगे, यानी फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। तो इसी फंड को कहा गया है कैंपा फंड। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो वनों उन्मूलन के हास को कम करने के लिए, अन्य स्थान पर वन विकास करने के लिए एक फ़ंड का निर्माण किया गया है, उसी का नाम है कैंपा फंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात की जाए, इस फंड को यूटिलाइज़ कैसे किया जाएगा। इस फंड को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या होगा, जो वनीकरण की क्रियाएँ हैं, जैसे मान लीजिए वृक्षारोपण हो गया या तरह तरह के छोटे छोटे फॉरेस्ट एरियाज़ डेवलप करना। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसमें भी इस फंड को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर या किसी भी प्रकार के जो फॉरेस्ट कॉरिडोर होते हैं उनको डेवलप करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए इस फंड की स्थापना की, तो इस फंड को स्थापित किया गया था 2006 में। ठीक है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 और 2002 में एक अपना ऑर्डर दिया था कैंपा फंड को स्थापित करने का, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कैंपा की स्थापना की गई थी। कैंपा जो हमने डिस्कस किया, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। इसका काम क्या है, हमने बताया आपको। इसका काम है कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी वन में स्थापित की जाती है तो उसके द्वारा जो वन एरियाज़ डिग्रेड होता है उसकी जगह अन्य एरियाज़ को डेवलप करने के लिए, इस फंड को यूटिलाइज़ करने के लिए एक कैंपा प्लानिंग अथॉरिटी स्थापित की गई 2006 में। यहाँ पर ये टाइमलाइन दी हुई है कुछ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2004 में कुछ मैकेनिज़्म बनाई गई थी और 2006 में नो प्रेसिजन, मतलब कि कोई मैकेनिज़्म 2004 तक नहीं बनी। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कैंपा स्थापित करने के लिए, यानी जो प्लानिंग अथॉरिटी है उसके लिए 2006 में आदेश दिया गया। और इस प्रकार से ये टाइमलाइन यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसके तहत दो प्रकार के कैंपा फंड बनाए गए हैं, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया है, हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया है, हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब इसका जो यूज़ है वो मोस्टली वृक्षारोपण और वनीकरण के लिए किया जाएगा। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर कम फोकस किया जाएगा, मेनली फोकस किया जाएगा वृक्षारोपण पर और वनीकरण पर। साथ ही साथ इस फंड में जो पहले जो 7% था प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, अब उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया। मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसको अब 10% जो है इस फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। चलते हैं आगे यहाँ पर देख लीजिए सर, कैंपा फंड का एक जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो क्या है, ये है यहाँ पर देखिए आप, 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन सिंक बनाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए कैंपा फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि देखो वनीकरण और जब वृक्षारोपण बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, CO2 की मात्रा कम होगी। क्यों, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब वृक्ष अधिक होंगे, वन अधिक होंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन सिंक की तरह काम करेंगे, यानी कार्बन को वो एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए यही कि वनीकरण और वृक्षारोपण के लिए 80% कैंपा फंड का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद शहरी वन के बारे में भी इस आर्टिकल में कुछ दिया हुआ है।
शहरी वन योजना जो कि 5 जून 2020 को लॉन्च की गई है, उसमें क्या किया जाएगा, 200 छोटे छोटे शहरी वन डेवलप करने हैं। शहरी वन का कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में छोटे छोटे फॉरेस्ट को डेवलप करना। मान लीजिए शहर है और ऐसे छोटे छोटे फॉरेस्ट को डेवलप करना, तो उनको कहा गया शहरी वन। और इस योजना में जो फंड आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा कैंपा फंड से, ठीक है। यानी जो हमने अभी डिस्कस किया था कैंपा फंड, वहाँ से इसको लिया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा एक अपॉइंटमेंट के बारे में है, जिसमें सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यानी अगर बात की जाए तो ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो गवर्नर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए गवर्नर से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, तो आर्टिकल हैं 153 से 162 तक। इनको आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं पॉलिटी में। यहाँ पर केवल आपको करंट अफेयर्स के बेस पर आपको ये बताना है कि 153 से 162 तक के जो आर्टिकल हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्यालय की जो चर्चा है वो सभी है। राज्यपाल जो है स्टेट का हेड होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल। उसके बाद अगर बात की जाए राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कि राज्यपाल, कोई व्यक्ति राज्यपाल कब बन सकता है, वह भारत का नागरिक हो, संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, उसकी एज जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। और अगर बात की जाए राज्यपाल के कार्यकाल की, तो 5 वर्ष होना चाहिए, मतलब कि 5 वर्ष होता है। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर अपने बना रहता है, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि कार्यकाल की समाप्ति कैसे होती है, देखो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरी बात, असंवैधानिक कृत्यों में अगर लिप्त पाए जाते हैं राज्यपाल, मतलब कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तब भी उनको बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा कारण क्या है कि वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं, मतलब कि अपना जो रेजिग्नेशन है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि राज्यपाल अपना इस्तीफ़ा किसे देते हैं, तो राज्यपाल अपना इस्तीफ़ा देते हैं, किसे देते हैं बताइए, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जाना। उसके बाद राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, देखो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो मान लेते हैं, देखो पहली शक्ति क्या है, जब भी चुनाव होता है स्टेट में और मान लेते हैं 3 पार्टी हैं और इनमें किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल अपने विवेक से किसी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए या बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सामान्यतः सबसे अधिक सीट वाली पार्टी को ही आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसके अपवाद भी हैं, लेकिन सामान्यतः जिस पार्टी की सीटें सबसे अधिक होती हैं उसको अपना कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए या सदन में बहुमत साबित करने के लिए उसे आमंत्रित किया जाता है। दूसरी बात, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्देश के पर जो भी मामले हैं उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जैसे मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने कोई मामला दिया है गवर्नर को, तो उस पर जो रिपोर्ट देनी है उस पर भी उसकी विवेकाधीन शक्ति होती है। उसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा किसी काम को अगर अनुमति दी जाती है तो या आपातकाल के दौरान मंत्रिपरिषद की सलाह को रद्द कर सकता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी है तो उस समय क्या होगा, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति पर मंत्रिपरिषद की सलाह को रद्द कर सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ARII रैंकिंग के बारे में है। क्या है ये ARIIA रैंकिंग की फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इसको जारी किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा और अब इसका नाम बदलकर हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें क्या हुआ था, इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया था, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है या रैंकिंग जारी की गई है और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो किसने किया है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है कि कौन से इंस्टीट्यूट को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट रैंकिंग की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रैंकिंग प्राप्त हुई है IIT मद्रास को, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं, नेशनल इम्पॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
उसके बाद SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना को सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में। और अगर बात की जाए यहाँ पर निजी इंस्टीट्यूट में, तो उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट को निजी इंस्टीट्यूट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रमुख हमने कुछ रैंकिंग के बारे में जाना। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर देखो 5 टाइप के कैटेगरीज़ में ये रैंकिंग जारी की गई है। केंद्रीय रूप से वित्त पोषित, राज्य वित्त पोषित, राज्य वित्त पोषित, स्वायत्त संस्थान, उसके बाद निजी संस्थान, उसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय। और अगर बात की जाए व्यूमन एजुकेशन में, तो व्यूमन एजुकेशन में अविना सिंगलम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्या क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर इन संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन, मतलब कि उस इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से प्रशासन में नवाचार लाया जा रहा है, तो ये पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद नवीन शिक्षण विधियाँ, मतलब कि न्यू एजुकेशन मेथड्स किस प्रकार से यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद कैरिकुलम क्या है और टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कॉमर्शलाइज किया जा रहा है। बौद्धिक संपदा निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस प्रकार से उस संस्थान के इंस्टीट्यूट में कैसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उद्यमशीलता की बात की जाए, यानी इंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सब क्राइटेरियाज़ हैं इस रैंकिंग के। यहाँ पर यही दिया हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है और पहले ये HRD मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल वो PM केयर फंड्स के बारे में है। हाल ही में ये चर्चा में आया है, तो इसके बारे में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, PM केयर फंड्स की स्थापना की गई थी मार्च 2020 में। क्यों? कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी और जो स्वास्थ्य अवसंरचना है, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बूस्ट करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई थी तत्काल रूप से, मतलब कि इमीडिएट एक्शन के लिए। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, एक PIL फाइल की गई थी एक NGO के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि PM केयर्स फंड को NDRF से मर्ज कर देना चाहिए, यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में इसे मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जो है वो वैलिड नहीं है और ये इंडियन गवर्नमेंट का काम है कि किस प्रकार से किस फंड का यूज़ कहाँ किया जाना है और किस प्रकार से उसे फाइनेंशियल इफ़िशेंस बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूज़ में आया था। और अगर बात की जाए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की इसके बारे में, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसका जो मुख्यालय है वो PMO में है, यानी PMO का जो सचिवालय है वहाँ इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और 28 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 के बारे में। अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि जल्द ही भारत सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 लाएगी। अभी वर्तमान में भारत में 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के तहत काम किया जा रहा है। तो आने वाली जो साइबर पॉलिसी होगी वो 5 साल के लिए वैलिड होगी, मतलब कि 2020 से 2025 के लिए। यहाँ पर आप ये की फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसको मतलब कि आप समझ लीजिए कि 2020 से 2025 तक के लिए अब जो न्यू नेशनल साइबर पॉलिसी आएगी वो रहेगी। उसके बाद अगर बात की जाए, भारत में 36 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो साइबर मुद्दों को देखने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है CERT, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में साइबर सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में। अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है भारत में साइबर सुरक्षा लाने के लिए काम कर रहे हैं और ये सब। उसके बाद अगर बात की जाए कि न्यू नेशनल साइबर पॉलिसी लाना ज़रूरी क्यों है, देखो हमारे देश में अब डिजिटल इकॉनमी जो है वो बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमारे देश की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो 14 से 15% योगदान करती है कुल GDP में, और 2020 तक ये 2024 तक यह बढ़कर 20% हो जाएगा GDP का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल इकॉनमी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सभी डिजिटली होते हैं, तो इन पर साइबर अटैक का खतरा रहता है और इसी साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एक हमारी स्ट्रॉन्ग
नेशनल साइबर पॉलिसी होना ज़रूरी है। उसके बाद 2019 में कोडनकुलम परमाणु संयंत्र में भी मैलवेयर अटैक हुआ था। और अब क्या हो रहा है, 2020 में कोविड-19 का संकट काफ़ी बड़ा है। इसके कारण अधिक से अधिक जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल हो रहे हैं। तो इसको भी मतलब कि सुरक्षित करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी ज़रूरी है। उसके बाद रैस, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि RAAS क्या है। इसका मतलब है रैंसमवेयर एज ए सर्विस। इसके कारण क्या हुआ है, देश में खतरे बढ़ गए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। रैंसमवेयर एज ए सर्विस मतलब कि अब इसका उपयोग एक सर्विस की तरह लोग करने लगे हैं, रैंसमवेयर का, मालवेयर का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे खतरे जो हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए इसका एक नई पॉलिसी का होना ज़रूरी है जो कि साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से प्रिवेंट कर सके। उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हमारा अशोक लवासा के बारे में है। ये अभी एशियाई विकास बैंक में अब उपाध्यक्ष बनेंगे और ये स्थान प्राप्त करेंगे दिवाकर गुप्ता का, जो कि जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होगा, उनकी जगह लेंगे ये अशोक लवासा। कल इन्होंने हमारे चुनाव आयोग जो है उसका चुनाव आयुक्त के पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था कल, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में रहे थे और एक आर्टिकल भी मतलब हर एक अखबार में इनके बारे में पब्लिश हुआ है। तो जल्दी से हम एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो एरिया है वो क्या है, ये एशिया पैसिफिक रीजन में अपना काम करता है या अपनी सर्विस जो है एशिया पैसिफिक रीजन में देता है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 68 और इसका मुख्यालय है माउंटलंग फिलीपींस मनीला में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासात्सुको असाकाबा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने जाने इसके बारे में। इसके अलावा यह बैंक जो है UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट के सदस्यों को भी इसमें शामिल करता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस प्रीलिम मार्क बूस्टर को डेली फॉलो करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के किसी अन्य सोर्स पर रिलाई नहीं होना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं उनको हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।